Welcome to our YouTube channel Education Point. Today we are going to discuss how to prepare for Himachal Pradesh Administrative Services, जिसे हम HAS एग्ज़ाम भी बोल देते हैं। HAS एग्ज़ाम आपका 3 स्टेजेस में करवाया जाता है, जिसमें फर्स्ट स्टेज आपकी रहती है प्रीलिम्स, देन मेंस और इंटरव्यू। ठीक है जी, 3 स्टेजेस में आपका ये एग्ज़ाम करवाया जाता है। अब हम समझेंगे एक एक करके कि प्रीलिम्स में आपको कितने पेपर देने होते हैं, मेंस में कितने पेपर देने होते हैं और इंटरव्यू आपका कैसे कंडक्ट करवाया जाता है। इसमें सबसे पहले हम मेंस रहने देते हैं, ओनली फोकस करते हैं सिर्फ प्रीलिम्स पे। यहाँ पे आप सब प्रीलिम्स समझेंगे कि 2 पेपर करवाए जाते हैं इसमें, एक जनरल स्टडी का, एक CSAT का, जिसमें आपको टाइम दिया जाता है दोनों पेपर को करवाने के लिए 2 आवर। एक दिन में ही ये एग्ज़ाम होते हैं, सुबह और शाम, जिसमें आपको 2-2 घंटे का टाइम दिया जाता है, इक्वल टाइम 2 आवर। और साथ में इसमें आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं 100 MCQ फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो होते हैं आपके 200 मार्क्स के। GS का जो पेपर होता है आपका प्रीलिम्स में, उसमें आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 200 मार्क्स के होते हैं। साथ में आपको इसमें रखी जाती है 1/3 नेगेटिव मार्किंग। ठीक है जी, आप क्वेश्चन गलत करोगे तो पेनल्टी भी आपको साथ में देनी पड़ेगी। और साथ में जो आपका CSAT का एग्ज़ाम है, इसमें भी आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपके 200 मार्क्स के होंगे। यहाँ पहले समझते हैं जो सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट है आपका, इसमें आपसे पूछा क्या जाता है। इसमें आपसे इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें इंग्लिश में भी क्या कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करने को आपको दिए जाते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग देखी जाती है और आपकी वोकैब चेक की जाती है। और साथ में रीजनिंग वाला, ठीक है, रीजनिंग जैसे आपकी इसमें वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन रहते हैं, जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, आपके पजल टेस्ट जो दिया जाता है आप लोगों को सॉल्व करने के लिए, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक इसमें मैथमेटिक्स 10th लेवल की आपकी बेसिक मैथ्स में, लाइक एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, डाटा, DI जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, वो सब इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से। और आपको मात्र 33%, ये आपका जो पेपर है क्वालिफाइंग होता है नेचर में, आपने सिर्फ 33% मार्क्स लेने होते हैं इस एग्ज़ाम में। फिर आपका जो मेरिट है और जो आपके कट ऑफ जाती है, वो दोनों इस GS के पेपर ही डिसाइड करता है। इसमें सबको क्या करना होता है, 33% सिर्फ कट ऑफ क्लियर करनी होती है यहाँ पे। फिर आप यहाँ देखोगे कि जो आपका GS का पेपर है, GS के पेपर में, जनरल स्टडी के पेपर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं, और आपको एक अच्छा नॉलेज होना सब सब्जेक्ट में ज़रूरी होता है। देखो HP GK, पॉलिटी, हिस्ट्री, आपका जियोग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट स्टडी, करंट अफेयर्स, ठीक है, करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस के कुछ क्वेश्चन, ये सब सब्जेक्ट रहते हैं जिसमें आपको जनरल स्टडी वाले पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है जी, सिर्फ जनरल स्टडी वाले पेपर में। अब इसमें भी समझेंगे कि हिमाचल प्रदेश से कितने क्वेश्चन आते हैं। हिमाचल प्रदेश की आपको अच्छे से ज्योग्राफी आती हो, इसकी आपकी हिस्ट्री आती हो, आपको यहाँ पे एंशिएंट मेडिवल जो हिस्ट्री रही है वो आनी चाहिए आपको। और साथ में इसमें आप देखोगे कि जो फ्रीडम मूवमेंट रहे हैं, जो कृषक आंदोलन रहे हैं, प्रजामंडल मूवमेंट रहे हैं, और जो आप ट्राइब्स, खासकर हिमाचल प्रदेश की जो ट्राइब्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब HP GK का बहुत डीप से अच्छा नॉलेज होना ज़रूरी है। ठीक है जी, तो आपको जैसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, पहले कैसे पूछा जाता था कि मान लो सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन की स्वेत रियासत की स्थापना किसने की थी, 4 ऑप्शन दे दिए जाते थे। अब लास्ट ईयर से आप देखोगे कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछना शुरू कर लिया है। अब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछना शुरू कर, हो सकता है इस साल भी ऐसे ही एग्जाम हो, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाए आप लोगों से, तो आप लोगों को अपनी तैयारी वैसे ही करनी है, प्रैक्टिस वैसे ही स्टार्ट करनी है। और उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि मान लो कोई टॉपिक आप बहुत अच्छे से पढ़ते हो, मान लो
आपने हिमाचल प्रदेश हिस्ट्री अच्छे से पढ़ ली है या कोई प्रजामंडलिस्ट मूवमेंट अच्छे से पढ़ ली है, तो आप बाद में फिर MCQ सॉल्व करो। MCQ सॉल्व कर सकते हैं आप, चाहे वो आपके प्रीवियस ईयर पेपर दे के सॉल्व कर लो, पहले स्टार्टिंग वहीं से कर लो। साथ में आप देख सकते हो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट की अगर अच्छी टेस्ट सीरीज़ है वो आप सॉल्व कर सकते हो साथ में। तो HPGK के लिए आप ये चीज़ कर सकते हो। साथ में आप बुक्स रिसोर्सेज साथ में बात कर लेते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश के लिए क्या रहता है कि बहुत सी बुक्स बताई जाती है, ब्लोखरा पढ़ लो, मियाँ गोवर्धन पढ़ लो, आकाश पढ़ लो, या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की बुक्स पढ़ लो। आप लोगों ने देखना है कि मेरे सिलेबस में क्या कौन कौन से टॉपिक दिए हैं और प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक्चुअली, वो सब चीज़ों का एनालिसिस करके आपको कोई एक बुक ले लेनी है, ठीक है। चाहे वो ब्लोखरा लो आप, क्योंकि HS का एग्ज़ाम देना है, मेंस भी तो लिखना है आप लोगों ने, ताकि मेंस और प्रीलिम्स की तैयारी आपकी साथ साथ शुरू हो जाती है। क्योंकि आप जो पढ़ोगे चीज़ें थॉरोली पढ़ोगे, बहुत अच्छे से डिटेल में चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे। क्योंकि अगर आप एक एक पॉइंट में एक एक लाइन में चीज़ें पढ़ते हो वो कब तक याद रहेगी, जब तक आप किसी टॉपिक का अच्छे से नॉलेज नहीं समझ पाते, नहीं कर पाते हो कोई टॉपिक, तो तब तक वो रहता है कि शायद ये इंफॉर्मेशन कमी रहती है कुछ ना कुछ। तो कोई भी टॉपिक आप पहले पढ़ो, उसको समझो, बाद में आप उसके MCQ प्रैक्टिस करके अपना एनालिसिस कर सकते हो कि आपको वो टॉपिक कितना समझ आया है। फिर साथ में आप देखोगे कि पॉलिटी की बात करते हैं। यहाँ जैसे मैंने बुक्स बता दी, ब्लोखरा, मियाँ गोवर्धन, कोई एक जो आपको बहुत अच्छी बुक लगती है आप उसको ले सकते हो और अपना तैयारी कर सकते हो स्टार्ट, ठीक है। जैसे पॉलिटी के लिए सब रेकमेंड करते हैं, चाहे वो UPSC की तैयारी कर रहा हो, चाहे बच्चा HS की, अलाइड की, NT की, M लक्ष्मीकांत को बताते हैं बुक्स, ठीक है। अच्छी बुक्स है, पूरे भाग कवर किए, इसमें संविधान में जितने भी भाग है, अनुच्छेद हैं, अनुसूचियाँ हैं, सब अच्छे से बताई गई इसमें। आप एक इस बुक को पढ़ सकते हो और मल्टीपल टाइम इसको रिवीजन दो। कई बार हम क्या करते हैं, जैसे नई नई बुक लेते हैं, नई नई तैयारी में उतरते हैं, तो हमारे दिमाग में ये होता है कि बच्चा बुक्स पढ़ेगा, साथ में नोट्स बनाने लग जाते हैं। ये चीज़ आपने नहीं करनी है कि साथ में नोट्स बनाने बैठ गए। एटलीस्ट मैं ये बोलती हूँ कि 2 से 3 बारी आप बुक्स पढ़ो, पहले अच्छे से पढ़ो, उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट लाइन है, उनको अंडरलाइन करते जाओ थोड़ा थोड़ा करके, और प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करो और सिलेबस साथ में देखते रहा करो। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे, सिलेबस का एनालिसिस करोगे, जब आप टॉपिक पढ़ोगे, फिर आपको समझ आ जाएगा उस चैप्टर से कि कौन सी चीज़ ज़्यादा रेलेवेंट है और इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप वही चीज़ें जो है बाद में नोट्स में भी उसको बिल्कुल क्रिप्स कंसाइज से नोट्स आपके बन जाएंगे। पॉलिटी के लिए भी यही सेम है, ठीक है। अब देखोगे हिस्ट्री के लिए भी जैसे बोल जाता है बिपिन चंद्रा खरीद लो या स्पेक्ट्रम खरीद लो या कोई NCERT वगैरह पढ़ लो, ठीक है। आप कोई एक बुक ले सकते हो, स्पेक्ट्रम की बहुत अच्छी बुक है स्पेक्ट्रम, इसमें मॉडर्न हिस्ट्री पूरा कवर हो जाता है आपका। इसमें जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में आपके क्वेश्चन रहते हैं, जैसे रिवॉल्ट हो गया आपकी, गांधीयन फेज जो रहता है वो, उससे क्वेश्चन, क्रांतिकारी जो मूवमेंट हुए हैं, कुछ जो आंदोलन हुए ट्राइब्स से संबंधित, जो इंडिया में जितनी भी ट्राइब्स थी जो उन्होंने मूवमेंट वगैरह हुए हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन रहते हैं आपके। और साथ में आप देखोगे कि जो आपके वाइसराय, गवर्नर जनरल वगैरह जो हुए हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन रहते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर आप अच्छे से हिस्ट्री पोर्शन भी एनालिसिस ऐसे ही करोगे कि हिस्ट्री से कौन कौन से पार्ट से मेरे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डेट, नाम इत्यादि में आपने बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और उस चीज़ को बार बार रिवाइज करते रहना है। देखो क्या करना होता है आप लोग, हम कई बार सोचते हैं कि पढ़ते रहते पहले इतना कवर हो जाए फिर हम बाद में रिविजन कर लेंगे। पढ़ो कम पढ़ो और उसको समझ के पढ़ो, ताकि आपको ये ना लगे कि जो पढ़ा है, मतलब कई बार क्या होता है बच्चा पूरी बुक खत्म कर देता है पर उसको ये पता नहीं लगता यार मैंने क्या पढ़ा इसके अंदर और कुछ भी नहीं आता है। तो ऐसी चीज़ें ना हो, तो आप उसके लिए कम पढ़ो, समझ के पढ़ो और टाइम दे के पढ़ो, ताकि आप रिविजन करते बारी आपको दिक्कत ना आए चीज़ों में। सेम जो आपके EVS रहता है, एनवायरमेंट स्टडी जिसको बोलते हैं, इकोलॉजी जिसको बोलते हैं, और जो जियोग्राफी वाला पोर्शन है आपका, जिसमें आपके तीनों इंडियन फिजिकल और वर्ल्ड ज्योग्राफी से आजकल क्वेश्चन बन रहे हैं, आप इसके लिए NCERT वगैरह फॉलो कर सकते हो। और साथ में इसके लिए कोई भी टॉपिक कर रहे हो, कोई भी GS का सब्जेक्ट कर रहे हो, उसको आप बहुत अच्छे से तभी कर पाते हो साथ में आप MCQ करना सॉल्व। MCQ आजकल इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा उपलब्ध है, आप गूगल पे जाके देख सकते हो, आप किसी कोचिंग एकेडमी की टेस्ट सीरीज़ पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, अपनी प्रैक्टिस अभ्यास हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि वही क्वेश्चन आपके पेपर में आए, पूछने का तरीका अलग हो सकता है क्वेश्चन पूछने का, हर एक इंस्टीट्यूट जो अकेडमी वगैरह होती है। बट बात ये है कि उन्होंने भी अच्छे से एनालिसिस किया होता है कि नहीं ये पेपर ये ज़्यादा रेलेवेंट है बच्चों के लिए, इस एग्ज़ाम के लिए, तो उस हिसाब से ही क्वेश्चन डाले होते हैं उन्होंने, तो आप वो चीज़ भी कर सकते हो। तो ये आपका पूरा GS का रहता है जिसमें आपके 100 क्वेश्चन
क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो 200 मार्क्स का होता है साथ में 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें आपकी। तो आपको ये पेपर, इस पेपर के आधार पे आपकी क्या जाती है, कट ऑफ जाती है। ठीक है जी। अगर देखो एक चीज़ इसमें ध्यान देने योग्य है कि अगर ये जैसे आपके 2 पेपर होते हैं ना प्रीलिम्स में, तो अगर आपके जीएस में तो मान लो आप कट ऑफ क्लियर कर पा रहे हो, पर यहाँ सी सेट में यदि आपने 33% मार्क्स भी अगर नहीं ले पाए तो भी आप रेस से बाहर हो जाते हो। इट मीन्स कि आपको सी सेट में 33% मार्क्स लेना जरूरी है, कंपलसरी है, तभी आप नेक्स्ट फेज मेंस में बैठ पाओगे, अदरवाइज आप रेस से बाहर हो जाओगे। यदि मान लो यहाँ पे आपके 33% आ गए और यहाँ पे मान लो आप कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाओ, तब भी आप बाहर हो जाओगे। मतलब आपको दोनों पेपर में एक बैलेंस लेके तैयारी करनी है कि आप दोनों पेपर की अच्छे से तैयारी हो। कई बच्चों का क्या होता है ना, सी सेट में थोड़ा होता है कि मैथमेटिक्स या किसी की इंग्लिश थोड़ी वीक होती है, मतलब उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है। तो वो अगर बच्चे ने सोच लिया है कि आपने सिविल सर्विसेज में जाना है, एचएस की तैयारी करनी है, एचएस का एग्जाम देना है, तो आपको अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग उस चीज़ के लिए मेहनत करनी है। कंपोनेंट बढ़ जाता है करंट अफेयर्स का। ठीक है, करंट अफेयर्स कोई भी एग्जाम दो, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ये। ठीक है, ऑब्वियसली आपको अपने आसपास क्या चीज़ें हो रही है उसके बारे में जागरूक रहना आवश्यक है। जैसे हिमाचल प्रदेश जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है एचएस का, इसमें आपको जो करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है वो कैसे पूछे जाते थे, पहले थे की बात करती हूँ कि लास्ट ईयर से पहले कैसे पूछे जाते थे एचएस में करंट अफेयर्स। इसमें डायरेक्ट जैसे आपको अवार्ड्स पूछे जाते थे। ठीक है, जैसे गांधी पीस प्राइज़ किसको मिला है, नोबेल पीस प्राइज़ किसको मिला है, या कोई बुक लिखी हो किसने, वो किसने लिखी है या किसने रिलीज़ करी है वो बुक। और साथ में जैसे इंडेक्सेस से क्वेश्चन पूछे जाते थे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है, हैप्पीनेस में कितनी रैंक क्या, कौन सी रैंक है इंडिया की। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते थे। साथ में अगर कोई किसी स्टेट ने कोई न्यू स्कीम लॉन्च करी हो उसके बारे में पूछा जाता था, या कोई कहीं साइक्लोन वगैरह आया हो, मतलब करंट में जो भी एक्टिविटी होती थी उससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाते थे करंट अफेयर्स में। अब इसमें भी उन्होंने थोड़ा पूछते वही सब चीज़ें हैं, पर पूछने का थोड़ा सा तरीका अलग कर दिया है। जैसे इसमें आपको लास्ट क्वेश्चन देखोगे आप कि गांधी पीस प्राइज किस किस को मिला है, क्रोनोलॉजिकली उनको अरेंज करना था। ठीक है, वैसे क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि उससे पहले क्या पूछ रहा, डायरेक्ट पूछ रहे थे। तो मतलब यहाँ पे बच्चे को थोड़ा सोचने पे मजबूर किया जा रहा था, या उसको थोड़ी पीछे की इंफॉर्मेशन जानना भी जरूरी था। ऐसे क्वेश्चन में देखोगे जो बच्चे थोड़ा 1-2 साल से या 2-3 साल से तैयारी पे हो उनको तो सॉल्व हो जाते हैं, बट जो नए स्टूडेंट्स थे उनके लिए, जिन्होंने लास्ट ईयर फर्स्ट अटेम्प्ट ही दिया हो, उनके लिए थोड़ा टफ रहा होगा, मुश्किल रहा होगा। बट अब उनको भी पता लग गया होगा, या आने वाला जो बच्चा तैयारी करेगा वो भी प्रीवियस ईयर का जब पेपर देख लेगा कि नहीं ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो मुझे इस तरीके से अब करंट अफेयर्स भी तैयार करना है। तो आपको करंट अफेयर भी बहुत अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि करंट अफेयर्स से आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। और एचएस जो आपका इसमें एचएस के एग्जाम में जो एचपीजी के है वो भी बहुत डेप्थ और डीप नॉलेज होना ज़रूरी है इसमें। अब हम बात करेंगे आगे मेंस की, कि मेंस में कौन कौन से एग्जाम रहते हैं आपके, और इसमें आप देखोगे सिर्फ मेंस की बात करते हैं। ये हमने प्रीलिम्स की बात कर ली अब सारी, कि 2 पेपर होंगे, एक जीएस का होगा, एक सी सेट का होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट वाला पेपर होगा। अब मेंस में बात करते हैं हम, इसमें एक तो आपका इंग्लिश लैंग्वेज, एक हिंदी लैंग्वेज और एक ऐसे राइटिंग का पेपर होता है। तीनों ये 100 मार्क्स के होंगे। इंग्लिश का जो पेपर है आपका 100 मार्क्स का होगा, हिंदी का जो पेपर है 100 मार्क्स का होगा। ये दोनों पेपर इंग्लिश और हिंदी 40% मार्क्स लेने होते हैं आप लोगों को, जो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होते हैं। मतलब आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है 40% मार्क्स लेके इसमें। फिर एक इसमें ऐसे राइटिंग का पेपर होता है जो आपका 100 मार्क्स का होता है। इसमें आपको 2 पार्ट में इसमें डिवाइड होते हैं, 50 मार्क्स का 1 पार्ट और 50 मार्क्स का 2 पार्ट। इसमें आपको ऑप्शन भी दी जाती है कि आपको कोई एक ऐसे चूज करके उसके ऊपर एक अच्छा सा ऐसे राइटिंग करनी है, जो आपका 100 मार्क्स का रहता है। जो आपके इंग्लिश और हिंदी वाले पेपर है ये क्वालिफाइंग है, इसके नंबर आपके नहीं जुड़ेंगे, और ना इसके नंबर जो प्रीलिम्स है इसके नंबर आपके फाइनल पेपर में जुड़ने वाले हैं। नंबर किसके जुड़ेंगे, ऐसे पेपर का जो आपका ऐसे राइटिंग होगा, GS1 होगा, जो GS2 होगा और GS3, और इसके बाद 2 ऑप्शनल के पेपर होते हैं। आप कोई एक आप वैकल्पिक विषय चुन लेते हो, वैकल्पिक ऑप्शनल कोई भी जो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से जो आपको सही लगता है वो विषय चुनते हो, तो वो पेपर भी आपका 100 मार्क्स का होगा। अभी हम मेंस का थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि आपको कौन कौन से पेपर देने होते हैं इसमें, और उसमें क्या क्या पूछा जाता है पर्टिकुलर पेपर में। डिस्कस कर लिया, अब हम मेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। मेंस में कितने पेपर होते हैं आप देखोगे। अब मेंस में सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं इसमें इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश और हिंदी जो लैंग्वेज के पेपर होते हैं आपके, इसमें दोनों 100 मार्क्स के होंगे।
ठीक है जी। आपके इंग्लिश का पेपर और हिंदी ग्रामर का पेपर, दोनों लैंग्वेज के पेपर 100 मार्क्स के, और ये क्वालिफाइंग होते हैं। बस आपको दोनों में 40% मार्क्स लेने होते हैं। इसके नंबर आपको नहीं जुड़ने वाले हैं फाइनल में, इनको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है आप लोगों ने। अब इंग्लिश में भी आप देखोगे कि जो ग्रामर रहता है आप में, जैसे इंग्लिश की बात करूं तो कॉम्प्रिहेंशन, इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग देखी जाएगी। जो प्रेसी राइटिंग रहती है, लेटर राइटिंग, ग्रामर, प्रेपोजिशन, नरेशन, वॉइस, आर्टिकल, एडजेक्टिव, एंटोनिम, सिनोनिम एटसेट्रा आपसे इंग्लिश वाले पेपर में पूछे जाते हैं जो ग्रामर रहता है। और हिंदी ग्रामर में आपका गद्यांश पद्यांश की व्याख्या कुछ, और इसमें आपको ग्रामर, संधि, समास और उपसर्ग, प्रत्यय वगैरह जो ग्रामेटिकल पोर्शन रहता है, प्रीवियस ईयर पेपर को आप देख के एनालिसिस कर सकते हो कि कौन कौन से पोर्शन जो है इसमें पूछे जाते हैं दोनों लैंग्वेज में से। ये आपके दोनों क्या हो गए, क्वालिफाइंग हो गए। बस इसमें आपको 40% मार्क्स लेने होते हैं। बट एक बात है, यदि आप इसमें 40% मार्क्स भी नहीं ले पाते हो तब भी आप क्या हो जाते हो, फेल हो जाते हो एग्जाम में, ठीक है। तो 40% मार्क्स लेना इज कंपल्सरी। अब इसमें एक होता है आपका ऐसे राइटिंग का पेपर। जो ऐसे राइटिंग का पेपर होता है वो भी 100 मार्क्स का होगा ऐसे राइटिंग पेपर। इसमें आप देखोगे कि इसमें पार्ट 1 जिसको भाग क या भाग ख, ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट बी में डिवाइड किया जाता है, और आपके पास ऑप्शन दी जाती है। जैसे पार्ट 1 में आपको टॉपिक दिए जाएंगे 3-4, उसमें से आपको कोई एक ऐसे लिखना होता है जो 50 मार्क्स का होता है। पार्ट बी में भी 3-4 ऑप्शन दे दी जाएगी, उसमें से आपको एक ऐसे के लिए चूज करना होता है, और उस पर एक अच्छा सा निबंध लिखना होता है, एक अच्छा सा ऐसे लिखना होता है आप लोगों को, और इसके मार्क्स जो है आपके फाइनल रिजल्ट में भी जुड़ते हैं, ठीक है जी। और ये हो गया आपका ऐसे राइटिंग। इसके बाद आप इसमें देखोगे कि जनरल स्टडी 1, जनरल स्टडी 2, जनरल स्टडी 3, ये 3 और पेपर होते हैं मेंस में आपके। अब इसके बारे में जान लेते हैं। 1, 2 और 3 का जो पेपर होता है इसमें, इसको समझने की कोशिश करते हैं। GS 1, GS 2 और GS 3, ये 3 पेपर होते हैं आपके HS मेंस में। जब आप UPSC का देते हो पेपर तो उसमें आपको एक GS 4 का पेपर भी होता है जिसको एथिक्स से संबंधित होता है, जो हमारे एग्जाम में इसमें अलग से नहीं होता है, बट इसी में कुछ यूनिट करके डाल दिया गया है इन्हीं पेपर में। अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं आपके जो GS 1 है ये आपका 200 मार्क्स का, GS 2 200 मार्क्स, GS 3 200 मार्क्स, तीनों पेपर 200 मार्क्स के होते हैं। अब GS 1 में समझेंगे कि GS 1 में जो एक्चुअली आपको आता क्या है, सिलेबस क्या है। जो बच्चा HS की तैयारी कर रहा है मेंस के, उसको सिलेबस देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बहुत प्रिसाइज, बहुत अच्छे पॉइंट में, पॉइंट वाइज आपका सिलेबस दिया रहता है। ईच एंड एवरी टॉपिक डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं उस सिलेबस से, तो आपको वो बहुत अच्छे से देखना ज़रूरी है। जैसे इसमें देखोगे आपकी हिस्ट्री से संबंधित, चाहे वो आपका आर्ट एंड कल्चर हो, चाहे आपका जो फ्रीडम मूवमेंट हो, या कुछ फेमस पर्सनैलिटीज़ हुई हो, उनसे संबंधित क्वेश्चन और सिलेबस में ये मेंशन किया है आपके। और हिस्ट्री ये तो आपकी इंडिया की होगी, साथ में आपको हिस्ट्री हिमाचल प्रदेश की, जो आपका कांगड़ा है, चंबा है, कुल्लू है, इसका इतिहास जानना, ठीक है। गोरखाओं का जो इन्वेजन हुआ है, ठीक है, आपके हिमाचल प्रदेश में, और इसमें जो प्रथाएं चली थी, बेट बेगार वगैरह जो कुरीतियाँ चली थी, गोरखा जो आए, और जो अदर मेडिवल हिस्ट्रीज में आप महमूद गजनबी वगैरह देखते हो, पूरा सिलेबस आपको बहुत अच्छे से इसमें बताया। मतलब आपको जो भी इतिहास रहा है हिमाचल प्रदेश का वो अच्छे से आपको समझना है, पढ़ना है कि कौन कौन से टॉपिक मेरे सिलेबस में मेंशन है, और उस अकॉर्डिंग आपने अपनी तैयारी करनी है। इसमें और क्या पूछा जाता है आपके GS 1 से, ये तो आपके हिस्ट्री पोर्शन की बात हो गई, और इसमें आपसे पूछी जाती है साथ में डिजास्टर मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित क्वेश्चन, जो आपका एक्ट वगैरह भी पढ़ते हो 2005 का, ये आपका करंट रिलेटेड टॉपिक भी हो सकता है, स्टैटिक टॉपिक भी हो सकता है। डिजास्टर होते कैसे हैं, क्या आपको जानना जरूरी है सब्जेक्ट को अच्छे से, कि डिजास्टर मैनेजमेंट में आप पढ़ते क्या क्या हो, वो टॉपिक रहते हैं इसमें। और साथ में आपका इसमें जियोग्राफी देखते हो आप, ठीक है। जियोग्राफी
चाहे आपकी इंडियन ज्योग्राफी जो है वो देखते हो, और साथ में सोसाइटी जो इंडियन सोसाइटी है और हिमाचल प्रदेश की जो सोसाइटी है। ज्योग्राफी यहाँ पे इंडियन तो आएगी, साथ में जो हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी है उससे संबंधित क्वेश्चन भी आपसे मेंस में पूछे जाते हैं। सोसाइटी वाला पोर्शन इंडियन सोसाइटी, साथ में आपको हिमाचल प्रदेश की सोसाइटी, ये भी आपके GS1 में ही कवर होते हैं ये टॉपिक। ठीक है, ये आपको बहुत ही गूगल पे या कहीं भी साइट पे मिल जाएंगे आपको कि सिलेबस क्या है मेंस का, तो आप अच्छे से थॉरोली एक एक पॉइंट करके उसको समझ के अपना नोट्स वगैरह बना सकते हो, पढ़ सकते हो, मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सकते हो चीज़ें। तो यहाँ तक हो गया। इसमें फिर आप थोड़ा सा देखोगे कि थोड़ा सा पोर्शन आपका गांधीयन थॉट्स से संबंधित रहता है, वो भी आपके इसी में आ जाता है। अब हम GS2 की बात करते हैं। GS2 में आपको कौन कौन से टॉपिक टच करने होते हैं, जैसे पॉलिटी। ठीक है, आपको जो इंडियन पॉलिटी है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपके कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित सेलिएंट फीचर ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट जो प्रोसीजर रहते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट आपकी कैसे काम कर रही है, प्रेसिडेंट हो चाहे आपके गवर्नर हो। ठीक है, जैसे कि इससे क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट आपके मेंस में, शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, इमरजेंसी पावर ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट। इतनी बार ये क्वेश्चन 2 से 3 बार लास्ट ईयर भी मतलब वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, और एक इसमें आप पॉलिटी और ये इंटरनेशनल रिलेशन साथ में। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन में आप देखोगे जो तो हमारी नेबरिंग कंट्री के साथ इंडिया के रिलेशन आजकल कैसे चले हुए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन, और साथ में किसी कोई न्यूज़ में चला हो उसके साथ इंडिया के कैसे संबंध है, इंटरनेशनल रिलेशन में आप ये चीज़ पढ़ते हो। साथ में हिमाचल प्रदेश का इसमें क्या पढ़ते हो, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश की, कैसे जो है हिमाचल प्रदेश की पॉलिटिक्स साथ में इसमें स्टडी करते हो जनरल स्टडी 2 में। अब जनरल स्टडी 3 का जो पेपर है आपका, ये रहता है आपका इकोनॉमी से संबंधित, इंडियन इकोनॉमी आपकी काम कैसे करती है। ठीक है जी, इसके लिए आपको पहले बेसिक समझना ज़रूरी है। जैसे आपके प्रीलिम्स वगैरह में भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो बेसिक का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप जब इकोनॉमिक सर्वे और बजट भी पढ़ते हो वो तब तक आपको पता नहीं चलेंगे जब तक आपको उसके बेसिक पता नहीं होंगे। GDP क्या है, GNP क्या है, NNP क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, फिजिकल पॉलिसी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, ये सब चीज़ें समझना जरूरी है। ये सब टॉपिक आप इसमें पढ़ते हो। GS3 में आपको पूरी इंडियन इकोनॉमी का बेसिक समझना जरूरी है, और उसमें एक एक पॉइंट करके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाते हैं। जैसे बैलेंस ऑफ ट्रेड का लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज CRR। तो ऐसे क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए अच्छे से तैयार करने होते हैं। ठीक है, तो इसमें साथ के साथ आपको हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी भी पढ़नी होती है। जैसे लास्ट ईयर भी चाहे आपका एलाइड का एग्जाम हो चाहे HS वगैरह का एग्जाम हुआ हो, डायरेक्ट कई बार सर्वे और बजट से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि बताओ कि दिस ईयर जो गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम्स चलाई है फॉर फॉरेस्ट के लिए या विमेंस के लिए। तो आपको सर्वे और बजट भी इसमें अच्छे से प्रिपेयर करना होता है हिमाचल प्रदेश के लिए। ठीक है, साथ में इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन भी रहता है आपका, वो भी GS3 में रहता है पूरा। तो ये आपके 3 पेपर होते हैं मेंस में, जनरल स्टडी 1, जनरल स्टडी 2, जनरल स्टडी 3। ये मैंने थोड़ा ब्रॉड सा आइडिया दे दिया आप लोगों को कि आप कैसे कौन कौन से टॉपिक इसके अंदर कवर होते हैं और आपको कैसे इनकी तैयारी करनी होती है। प्रीवियस ईयर पेपर चेक करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप जितना ज़्यादा बार रोज़ आप चेक करोगे चीज़ें, रोज़ ऐसा नहीं कि बस आज एक दिन देख लिया और एक वीक बाद देखना छोड़ दिया। जो बच्चा नया है वो मल्टीपल टाइम प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करता रहे, साथ में सिलेबस पढ़ता रहे। उसके बाद जो सिलेबस पढ़ने के बाद आप कोई बुक उठाते हो पढ़ने के लिए, तो आप उसमें देखोगे पढ़ते बारी आपके ऑटोमेटिकल दिमाग में आ जाए कि नहीं हाँ ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था उसमें और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, या ऐसे आगे कुछ और पूछ सकते हैं, तो ये टॉपिक मेरे लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें अब हम बात करेंगे ऑप्शनल पेपर की। ये आपके 3 हो गए जनरल स्टडी के पेपर। मेंस में आप क्या क्या देते हो, एक तो 2 कंपलसरी पेपर दोगे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के, साथ में आप ऐसे राइटिंग का पेपर दोगे एक, और साथ में 3 जनरल स्टडी के पेपर दोगे। ठीक है जी, और इसके बाद आप करोगे ऑप्शनल। जो ऑप्शनल पेपर होता है आपका, ऑप्शनल कोई एक वैकल्पिक विषय चूज कर लेते हो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, या किसी ने ग्रेजुएशन करी होती है उस सब्जेक्ट में, जो भी आपको अच्छा लगता है पढ़ने में, तो उसके ऊपर थोड़ी अच्छी कमांड होना आपकी ज़रूरी है। तो ये इसके भी आपके कितने होंगे, 100 मार्क्स का होता है ये ऑप्शनल पेपर। 2 पेपर करवाए जाते हैं। ठीक है जी, जैसे मान लो किसी के आप पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया है किसी ने, या कोई लेना चाहता है,
तो उसको भी प्रीवियस ईयर पेपर देखना पहले ज़रूरी है, साथ में सिलेबस क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपके पास सिलेबस क्या है किसी ऑप्शनल पेपर का, और उसके लिए फिर क्या कौन से आपको बुक्स और मटेरियल फॉलो करना है, ये तो बात की बात है फिर साथ में, ठीक है जी। तो ऑप्शनल में आप देखोगे, मान लो एग्जाम्पल के लिए किसी ने PSIR पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन किसी ने ये ऑप्शनल लिया है, या किसी कोई और लेना चाहते हैं, आप कोई भी ले सकते हो, सोशोलॉजी हो, मैथमेटिक्स हो, या जो आपको सही लगे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, जिसको आप थोड़ा लंबे टाइम से पढ़ सको इंटरेस्ट बना के, ठीक है। तो आप इसमें देखोगे ऑप्शनल पेपर में आपका जैसे PSIR का पेपर 1 है, थ्योरी वाला रहता है, ठीक है जी, थ्योरी पोर्शन रहता है, लिबरल थ्योरी, मार्क्सिस्ट थ्योरी पूछ ली जाती है, एनार्किज्म वगैरह, ये सब सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, हॉब्स, लॉक, रूसो वगैरह, थोड़ी ऐसी ऐसी चीज़ें आपको इसमें टच करनी पड़ती है। इसमें भी एक पार्ट जो 1 रहता है इससे संबंधित रहता है, इसमें भी पार्ट 2 एक रहता है जिसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और इसी का जो दूसरा पार्ट होता है, जैसे इसमें पार्ट 1 में आपके जो कोल्ड वॉर वगैरह हुई हो, नियोकॉलिज्म वगैरह हो, उससे संबंधित क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, नॉन अलाइ मूवमेंट वगैरह आप देखोगे ऑप्शनल के पेपर में। साथ में ऑप्शनल इसका जो पार्ट 2 है वो आपका रहता है, इसमें भी इंटरनेशनल रिलेशन के साथ, कि इंडिया चाइना का कंपैरिजन, या इंडिया जो उसमें USA या UK के साथ या स्विट्ज़रलैंड के साथ कैसे रिलेशन है, कैसे पॉलिटिक्स डिफरेंट है, वहाँ गवर्नमेंट कैसे काम करती है, यहाँ गवर्नमेंट कैसे काम करती है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन रहते हैं। तो ये आपका हो गया पूरा ऑप्शनल का एक ओवरव्यू। मैंने PSIR का बताया, आप लोगों ने भी अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर का पेपर देख के ये पता लगाना है कि कौन से आपको एरिया टच करने हैं किसी भी बुक में। ऑप्शनल को आपको मतलब कितना ज्ञान होना ज़्यादा अच्छे से ज़रूरी है। देखो ऑप्शनल में आपको अच्छे मार्क्स फर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अच्छे मार्क्स लेना ज़रूरी है, क्योंकि आपके जो मार्क्स हैं लास्ट में देखो कहाँ से बनेंगे। एक तो आपको ऐसे राइटिंग से बनेंगे, ठीक है, एक आपका GS1 हो गया, GS2 हो गया, GS3 हो गया, और ऑप्शनल पेपर 1 और ऑप्शनल पेपर 2, ये मार्क्स जो है आपके फाइनल में आएंगे। अगर आपने मेंस हो गया, जैसे प्रीलिम्स हो गया आपका, ठीक है, क्लियर, उसके बाद आप मेंस में पहुंचते हो, मेंस के बाद आप कहाँ जाते हो, इंटरव्यू, ठीक है। अगर आपने मेंस क्लियर कर लिया, यहाँ पे अच्छे मार्क्स ले लिए सब पेपर में, तो तभी आप कहाँ पहुंचते हो, इंटरव्यू देने। तो इंटरव्यू आप देखोगे कि किस चीज़ की बात करता है। इंटरव्यू एक्चुअली है क्या, यहाँ देखो नॉलेज आपका इन सब पेपरों में चेक कर लिया, प्रीलिम्स से लेके आपके पास फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, आपके पास राइटिंग, आपने जो जैसी पर्सनैलिटी हो, देखो मेंस में एक चीज़ आपने याद रखना है कि आपने राइटिंग प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि कोई नहीं, अभी हमारे पास कंटेंट हो जाए, हम आंसर तो लिख ही लेंगे, अच्छा ठीक है। नॉलेज होना और उसको शीट पे उतारना ये डिफरेंट थिंग है, ठीक है। आपके पास नॉलेज बेशक होगा, पर अगर आपको 3 घंटे के अंदर क्या आप उस नॉलेज को अच्छे से पूरी तरह से शीट के ऊपर उतार पा रहे हो कि नहीं उतार पा रहे हो, तो उसके लिए टाइम आपको जो है पहले से ही वैसी प्रैक्टिस करनी होती है, ताकि उस टाइम आप अच्छे से टाइम अपना मैनेज कर पाओ सारा, और पूरे के पूरे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओ अच्छे से। तो इसमें आप देखोगे कि आप मेंस में आपने क्या करना है, डेली के डेली आप एक आधा, जैसे स्टार्टिंग ही करियो किसी बच्चे ने, कि आप किसी टॉपिक के बारे में एक छोटा सा आंसर लिखने की कोशिश कर सकते हो। फिर आप देखोगे कि स्टार्टिंग में बहुत बुरा आंसर लिखा था, अच्छा नहीं था बिल्कुल भी, तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो जाती है, ठीक है। तो आप इंटरव्यू क्या है आपका, अब इंटरव्यू की बात करते हैं। इंटरव्यू होता है आपका 150 मार्क्स का, ठीक है, 150 मार्क्स का आपका क्या होता है इंटरव्यू। इसमें आपका पूरा पर्सनैलिटी चेक किया जाता है, क्योंकि जब आप मेंस प्रीलिम्स के बाद जब मेंस के लिए अपियर होते हो, तो आपसे एक टैब भरवा दिया जाता है उस टाइम कि आपकी सर्विसेज की प्रेफरेंस क्या रहेगी। तो आपको देखा जाता है कि क्या आप सूटेबल हो उस सर्विसेज के लिए जो आपने भरी है, कि आप इसके लिए ये जॉब चाहते हो करना, ठीक है। तो आप इसमें क्या कर दी जाती है, आपकी पूरी तरह से पर्सनैलिटी चेक की जाती है कि आप किसी चीज़ का आपको कितना नॉलेज क्या है, ये सब प्रीलिम्स मेंस में चेक कर लिया है। क्या आप अपने चारों ओर जो करंट अफेयर में चीज़ें हो रही है, क्या उसके बारे में अवेयर हो। हिमाचल प्रदेश का आप अच्छा ज्ञान रखते हो, हिमाचल प्रदेश के संबंधित कुछ इश्यूज़ रहते हैं, चाहे वो गवर्नेंस की बात हो, चाहे वो अदर कुछ पॉलिटिकल इशू हो, या इकोनॉमिकली कुछ चैलेंज रहते हो, मतलब डिफरेंट प्रकार के चैलेंजेस के ऊपर जो है आपसे बात करी जाती है, उसमें डिस्कशन थोड़ा किया जाता है। और इसमें आपकी पर्सनैलिटी ही चेक की जाती है कि आपके आंसर कैसे हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं कि आप कुछ नेगेटिव कमेंट कर देते हो, आपका कि किस प्रकार की पर्सनैलिटी हो आप, ठीक है। यही सब चेक किया जाता है आपके इंटरव्यू प्रोग्राम में, जो आपका इंटरव्यू करवाया जाता है लास्ट में,
तो आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रैटेजी लेके आएंगे कि आप कैसे हिमाचल प्रदेश अलाइड सर्विसेज और एनटी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। अब पहले ये ओवरव्यू था एक कि आप कौन कौन से एग्ज़ाम देने होते हैं, कब जाके आपका मेंस प्रीलिम्स जो है। देखो ये जो एचएस है आपका एग्ज़ाम, इसको देने के लिए आपको पूरा साल ही लग जाता है समझो, ठीक है। पहले प्रीलिम्स होगा, फिर प्रीलिम्स के बाद रिजल्ट आएगा, फिर आप मेंस देने बैठोगे, मेंस के बाद आप इंटरव्यू देने बैठोगे। तो आपको एक थोड़ा पेशेंस बना के रखना होता है इस एग्ज़ाम में, ताकि आप कहीं भी एक होप, कई बार अगर आप कहीं किसी स्टेप पे पीछे भी हो जाते हो, मान लो कोई बच्चा प्रीलिम्स के बाद मेंस में बैठ रहा है, मेंस नहीं हो पाया है, तो फिर से उसको क्या आना पड़ता है, नंबर 1 पे आना पड़ता है, फिर से तैयारी करनी पड़ती है वहीं पे, ठीक है। कोई नहीं, हर्डल्स आते जाते रहते हैं, ठीक है, बट यू हैव टू बी वेरी मच, आपको बस ये करना है कि हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क। बस स्मार्ट वर्क कैसे करते हैं आजकल कमी नहीं है, आप ऑनलाइन किसी से हेल्प ले सकते हो, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले से पूछ सकते हो, अपने सीनियर से पूछ सकते हो, या ऑलरेडी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनसे आप गाइडेंस ले सकते हो। तो थैंक यू सो मच।